कोंकण की मूसलाधार बारिश, आधी रात का समय और मुंबई का एक आर्किटेक्ट। वो अपनी कार में एक सुनसान घाट से गुजर रहा है। मकसद अपने पुरखों की एक पुरानी हवेली बेचना। अच्छा। गांव वाले उसे चेतावनी देते हैं, सूर्यास्त के बाद वहां मत जाना, लेकिन वो इसे अंधविश्वास कहकर मतलब हंस देता है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो कहानी है उसका नाम है 7वें मील का पत्थर का श्राप। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सफर है। बिल्कुल, ये सफर है तर्क और आस्था के बीच की उस धुंधली सी लकीर पर। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वे हमें कोंकण की लोक कथाओं की बहुत गहरी दुनिया में ले जाते हैं। हाँ, हम इसमें सिर्फ भूत प्रेत नहीं देखेंगे, बल्कि चकवा जैसी रहस्यमयी घटना को समझेंगे, विटोबा जैसे ग्राम रक्षक देवताओं की मान्यता को जानेंगे। और ये भी देखेंगे कि जब एक आधुनिक इंसान का सामना उन ताकतों से होता है जो विज्ञान की किताबों में नहीं मिलती, तो क्या होता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। अमीर नाम का ये आर्किटेक्ट अपनी कार से उस देशमुख वाड़ा की तरफ बढ़ रहा है और उसे अंदाजा भी नहीं है कि उस रात उसका सामना सिर्फ एक पुरानी हवेली से नहीं, बल्कि अपनी जड़ों और एक भूले हुए वादे से होने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में ही एक टकराव साफ दिखता है। समीर, जो मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी का आदी है, हाँ। वो गांव वालों की बातों को सिरे से खारिज कर देता है। उसे साफ साफ कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद घाट से मत गुजरो और वाड़े में अकेले तो बिल्कुल मत रुको। लेकिन उसके लिए ये सब पुरानी दकियानूसी बातें हैं। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी हमें पहला संकेत देती है। जब वो गांव की तरफ बढ़ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर दिखता है। विटोबा का मंदिर। हाँ, और उस मंदिर के बाहर देवता विटोबा के लिए एकदम नई चमचमाती कुल्हापुरी चप्पलें रखी हुई हैं। उसे धुंधला सा याद आता है, उसकी दादी कहती थीं कि विटोबा रात में गांव की रक्षा के लिए यही चप्पलें पहनकर गश्त लगाते हैं। और समीर इस ख्याल पर मन ही मन हंस देता है। शायद यही उसकी पहली बड़ी गलती थी। और वो गलती सिर्फ हंसने की नहीं थी, वो थी उस जीवित परंपरा को न समझने की। पता है इसमें सबसे आकर्षक बात क्या है? क्या? कोंकण और पश्चिमी घाट के कई गांवों में हर गांव का अपना एक रक्षक देवता होता है। विटोबा, मसोबा, वेतोबा, ये सिर्फ मंदिरों की मूर्तियां नहीं हैं। अच्छा। लोगों का विश्वास है कि ये देवता गांव की सीमाओं पर सचमुच गश्त लगाते हैं और बाहरी खतरों से, चाहे वो जंगली जानवर हों या बुरी आत्माएं, गांव को बचाते हैं। बिल्कुल। इसलिए चप्पलें चढ़ाना एक बहुत गहरा प्रतीक है। यह कहने का एक तरीका है, हे रक्षक, आपके चलने के लिए, आपकी गश्त के लिए ये हमारी भेंट है। मतलब ये एक तरह का सक्रिय रिश्ता है, सिर्फ सुबह शाम की आरती नहीं। बिल्कुल। और समीर इस पूरी इकोसिस्टम से कटा हुआ है। हाँ, वो इसे बस एक और अंधविश्वास मानकर आगे बढ़ जाता है। और इसी सोच के साथ वो उस विशाल खंडहर हो चुके देशमुखवाड़ा में पहुंचता है। कहानी में इसका जिक्र बहुत अच्छे से किया गया है कि जैसे ही वो भारी लकड़ी का दरवाजा खोलता है, उसे एक अजीब सी गंध आती है। गीली मिट्टी, सड़ते हुए कटहल और शायद अकेलेपन की। ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन ये माहौल को तुरंत भारी बना देती है। ये गंध एक चेतावनी की तरह है, जैसे वो जगह कह रही हो, या तुम्हारा स्वागत नहीं है। बिल्कुल। वो अंदर जाकर अपना लैपटॉप खोलता है, वाड़े के नक्शे देख रहा है, बेचने की पूरी तैयारी में है। और तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आती है। ठप ठप ठप। कहानी बताती है कि आवाज बहुत भारी और सधी हुई थी, जैसे कोई लकड़ी के खड़ाऊ पहनकर इत्मीनान से चल रहा हो। और ये आवाज ये कहानी में एक मोड़ है। ये सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल किया गया कोई साउंड इफेक्ट नहीं है, ये एक सीधा संकेत है। कैसा संकेत? ये सीधे सीधे विटोबा की उन चप्पलों या खड़ाओं की तरफ इशारा करती है जिसका समीर ने कुछ देर पहले ही मजाक उड़ाया था। ये कहानी का तरीका है ये बताने का कि जिस शक्ति को उसने नजरअंदाज किया था वो अब उसके बहुत करीब है, उसी की छत के नीचे। बिल्कुल। तो ये एक तरह की चेतावनी है, मतलब उसे डराकर भगाने की कोशिश नहीं, बल्कि ये जताने की कि तुम गलत जगह पर हो। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी हरकतों को देखा जा रहा है। ये एक दावे की तरह है, ये मेरा क्षेत्र है और तुमने बिना अनुमति के प्रवेश किया है। ये शक्ति का प्रदर्शन है, लेकिन अभी तक आक्रामक नहीं है, सिर्फ एक उपस्थिति का एहसास। हाँ। समीर की तो हालत खराब हो जाती है। वो चिल्लाता है, कौन है ऊपर, और आवाज तुरंत बंद हो जाती है। डरते डरते वो टॉर्च लेकर ऊपर जाता है। धूल और जालों के बीच उसे एक पुरानी संदूकची में अपने परदादा की एक डायरी मिलती है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। क्या लिखा था उसमें? डायरी के आखिरी पन्ने पर कांपते हुए हाथों से लिखा था, हमने विटोबा का अपमान किया है,
ये जमीन कभी हमारी थी ही नहीं। जो भी इसे बेचने की कोशिश करेगा वो चकवा में फंस जाएगा। और चकवा शब्द आते ही कहानी का पूरा मिजाज बदल जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्रेतवादित घर की कहानी नहीं रह जाती। यहाँ से कहानी एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। समीर के माथे पर पसीना आ जाता है। चकवा शब्द से अंदर तक हिला देता है। वो तय करता है कि वो एक पल भी वहां नहीं रुकेगा। सब कुछ छोड़कर भागने का फैसला। हाँ, वो सब कुछ छोड़कर नीचे भागता है, अपनी कार में बैठता है और सोचता है भाड़ में जाए ये वाड़ा और इसकी कहानियां। वो हाईवे की तरफ तेज रफ्तार से निकलता है। उसे लगता है कि वो बच निकला। हाँ, वो गाड़ी चलाता रहता है। बारिश बहुत तेज हो रही है, वाइपर अपनी पूरी रफ्तार पर है। जीपीएस के मुताबिक हाईवे सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। ज्यादा दूर नहीं है। नहीं, सड़क एकदम सीधी है, जिसके दोनों तरफ घने काले जंगल है। तभी उसकी नजर एक मील के पत्थर पर पड़ती है, जिस पर लिखा है रत्नागिरी 40 किलोमीटर। वो थोड़ा हैरान होता है, लेकिन सोचता है कि शायद ध्यान नहीं दिया होगा। वो रफ्तार और बढ़ा देता है, लेकिन 15-20 मिनट बाद फिर से वही मोड़, वही बरगद का पेड़ और वही मील का पत्थर। रत्नागिरी 40 किलोमीटर। बिल्कुल। ये चकवा है। ये कोंकण की लोककथाओं का एक बहुत ही प्रचलित और डरावना तत्व है। ये एक तरह का माया जाल है जिसमें कोई नाराज शक्ति या आत्मा इंसान को रास्ता भटका देती है। और वो एक ही जगह पर गोल गोल घूमता रहता है। उसे लगता है कि वो मीलों आगे बढ़ गया है, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचता। सही बात है। तो क्या ये एक तरह का हिप्नोसिस है या कोई बाहरी शक्ति है जो असल में भूगोल को ही बदल देती है? लोक कथाओं में इसके बारे में क्या कहा जाता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। दरअसल लोक कथाएं इसे एक बाहरी शक्ति ही मानती हैं, जो आपके दिमाग के साथ साथ आपके आसपास के वातावरण पर भी असर डालती है। अच्छा, वो आपके देखे हुए रास्तों को ही आपके सामने वार बदलाती है। वैसे कुछ लोग इसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी करते हैं कि घने जंगलों और अंधेरे में हमारा दिमाग परिचित पैटर्न ढूंढने लगता है और हमें धोखा दे सकता है। लेकिन कहानी के हिसाब से ये एक अलौकिक जाल है। बिल्कुल। ये थोड़ा यूरोप की विल ओ द विस्प या फेरी रिंग्स की कहानियों जैसा है, जहां कोई रहस्यमयी रोशनी आपको भटकाकर हमेशा के लिए गायब कर देती है। चकवा भी एक ऐसा ही मानसिक और भौतिक जाल है। और इसका मकसद है इंसान को थकाकर और डराकर तोड़ देना। हाँ। और ये डर तब और बढ़ जाता है जब वो घबराहट में कार रोकता है और उसे कान में अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, बेटा गाड़ी से नीचे उतरो, असली रास्ता इधर है जंगल के अंदर। उसे पता होता है कि ये उसकी माँ नहीं हो सकती। वो तो सालों पहले गुजर चुकी हैं। यह चकवा का एक और क्लासिक पहलू है। लोक कथाओं के अनुसार ये आत्माएं अक्सर आपके किसी अपने की आवाज या रूप की नकल करती हैं, ताकि आप पर भरोसा जमा सकें और आपको अपने जाल में और गहरे फंसा सकें। ये एक तरह से इंसान की सबसे बड़ी भावनात्मक कमजोरी पर हमला है। वो जानता है कि आवाज झूठी है, लेकिन उस भयानक अकेलेपन और डर में किसी अपने की आवाज सुनना उसे और ज्यादा तोड़ देता है। ये तो बहुत क्रूर है। समीर अब पूरी तरह फंस चुका है। उसका पेट्रोल खत्म होने वाला है और हर रास्ता, हर मोड़ उसे वापस उसी देशमुखवाड़ा के गेट पर ले आता है। वो जिस जगह से भागने की कोशिश कर रहा है, वही जगह उसे किसी चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही है। और यहाँ एक गहरा प्रतीक छिपा है ना? बिल्कुल। वो जिस अतीत और जिस विरासत को बेचकर भागना चाहता है, नियति उसे बार बार वहीं खींच कर ला रही है। इसका मतलब साफ है कि समाधान भागने में नहीं है, बल्कि सामना करने में है। हाँ, उसे उस जड़ तक वापस जाना ही होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। तभी उसे डायरी की वो बात याद आती है, विठोबा का अपमान। उसे अचानक सब कुछ समझ आ जाता है, शीशे की तरह साफ, क्या हुआ, कि उससे क्या गलती हुई है और उसे अब क्या करना है। वो गाड़ी वाड़े के सामने रोकता है और उस मूसलाधार बारिश में भीगते हुए वापस उसी छोटे से मंदिर के पास जाता है, जिसे उसने आते वक्त हंसी में उड़ा दिया था। वहां वो जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। क्या देखता है वो? मंदिर के बाहर रखी वो चमचमाती नई चप्पलें अब नई नहीं थीं। वे पूरी तरह से घिसी हुई थीं और उन पर ताजा कीचड़ लगा हुआ था। बाप रे। ठीक वैसे ही जैसे कोई उन्हें पहनकर पूरी रात कीचड़ भरे रास्तों पर गश्त लगाकर अभी अभी लौटा हो। ये कहानी का शिखर है। हाँ, ये सिर्फ सबूत नहीं है, ये समीर के लिए एक तरह का कल्चरल शॉक है। हाँ, जहां उसकी सारी शहरी ट्रेनिंग, उसका तर्क, उसका आर्किटेक्चर का ज्ञान सब अचानक बेकार हो जाता है। ये वो पल है जहां एक इंसान को मानना पड़ता है कि दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो गूगल पे नहीं मिलती। सही बात है। ये सिर्फ एक देवता की शक्ति का प्रमाण नहीं, बल्कि उस पूरी इकोसिस्टम,
उस जमीन की अपनी चेतना का प्रमाण है। उसकी तर्कवादी दुनिया इसी एक पल में ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। और समीर वही घुटनों पर गिर जाता है। वो माफी मांगता है और चिल्लाकर कहता है कि वह ये जमीन नहीं बेचेगा, ये वाड़ा आपका ही है, हमेशा आपका ही रहेगा। हाँ। और कहानी में लिखा है कि जैसे ही वो ये कहता है माहौल बदल जाता है। तूफानी बारिश एक हल्की फुहार में बदल जाती है। अच्छा। और सामने घने कोहरे में उसे एक विशाल छाया दिखती है, हाथ में तलवार और कटोरा लिए हुए। ये दिलचस्प है, क्योंकि कोंकण की मान्यताओं में ये जरूरी नहीं कि ये विठोबा ही हो। हर जंगल का, हर गांव सीमा का अपना एक रक्षक होता है, जिसे देवचार कहते हैं। देवचार। हाँ, ये प्रकृति की संरक्षक आत्माएं हैं, जो गांव और उसके संसाधनों की रक्षा भी करती हैं और नियम तोड़ने वालों को सजा भी देती हैं। तो ये छाया विठोबा भी हो सकती है, या उस जंगल का अपना देवचार भी, जो देशमुख परिवार की गलती को सुधारने का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल। वो छाया उसे जाने का इशारा करती है। समीर कांपते हुए अपनी गाड़ी में वापस बैठता है, और इस बार जब वो इंजन स्टार्ट करता है तो जीपीएस उसे एक नया अनजाना रास्ता दिखाता है। और वो बच निकलता है। हाँ। उस रात पीछे मुड़कर नहीं देखता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे, इसके बाद भी कुछ है। हाँ, अगली सुबह जब वो हाईवे पर एक ढाबे पर रुककर राहत की सांस लेता है, तो उसकी नजर अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या था वहां? वहां गीली मिट्टी के 2 बड़े-बड़े पैरों के निशान थे। बाप रे, ये अंतिम विवरण शायद पूरी कहानी में सबसे ज्यादा डरावना और गहरा है। क्यों? इसका मतलब है कि वो अकेला नहीं भाड़ा था। वो शक्ति, चाहे वो विठोबा हो या देवचार, उसने समीर को सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि उसके साथ बैठकर उसे सुरक्षित सीमा तक पहुंचाया। हाँ, ये दिखाता है कि वो शक्ति सिर्फ दंड देने वाली नहीं, बल्कि एक रक्षक भी है, एक अभिभावक की तरह, जिसने पहले अपनी जमीन का अपमान करने पर सजा दी और जब समीर ने अपनी गलती मान ली तो उसकी रक्षा भी की। वो एक कैदी भी था और एक संरक्षित मेहमान भी, एक ही रात में। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? ये कहानी सिर्फ डराने के लिए तो नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जमीन, परंपरा और सम्मान की कहानी है। समीर ने एक जमीन का टुकड़ा बेचने की कोशिश की, लेकिन कहानी ये बताती है कि कुछ जगहों की अपनी आत्मा होती है, अपने रक्षक होते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये आधुनिकता और परंपरा के बीच के संतुलन पर भी एक बहुत जरूरी टिप्पणी है। ये कहानी इस सवाल को उठाती है कि क्या हर चीज को बेचा या खरीदा जा सकता है? क्या विकास के नाम पर हम अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को पूरी तरह से काट सकते हैं? और विठोबा की वो घिसी हुई चप्पलें, वो इस बात का प्रतीक हैं कि कुछ विश्वास तर्क से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, खासकर जब वे पीढ़ियों से उस धरती और उस समुदाय से जुड़े हों। ये कहानी समीर के बचने पे खत्म होती है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या उस रात के बाद समीर अपनी जड़ों, अपने उस वाड़े को कभी उसी नजर से देख पाएगा? या फिर वो श्राप असल में एक आशीर्वाद था, जिसने उसे अपनी विरासत के उस पहलू से दोबारा जोड़ दिया जिससे वो हमेशा के लिए खोने जा रहा था?